नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। किसी के चेहरे पर मुस्कान है कि जीत गए, किसी के चेहरे पर ओढ़ी हुई मुस्कान है कि सब कुछ कथित रूप से सम्मानजनक ढंग से हो गया, और किसी के चेहरे पर मुस्कान है कि अभी हमारा आखिरी दांव बाकी है। बात करेंगे राजस्थान की, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दैनिक भास्कर से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन जी। पहले भी नेता नगरी में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिभुवन जी। नमस्ते। पहला सवाल, पर्दे के पीछे खेल क्या हुआ? कस बस ढीले क्यों पड़ गए युवा बागी सचिन पायलट के? सौरभ जी, गालिब का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है कि अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आ गई गर नहीं गफलत ही सही, आ गई गर नहीं। अगर शक्ति नहीं है, अगर समझदारी नहीं है, गफलत ही सही। तो ये जो अपनी हस्ती ही से जो कुछ हो, ये बात राजस्थान के इस जो तात्कालिक घटनाक्रम जो हुआ है, जो कांग्रेस के बीच में बड़ा भारी विवाद हुआ, उस पे बहुत सटीक बैठता है। इसमें गफलत भी है, इसमें आगही जो है, अपना कौशल है वो भी है, अपनी हस्ती भी है। ये सब चीजें बड़ी साफ साफ दिखाई देती हैं। राजस्थान की राजनीति में जिस तरह के हालात हुए हैं और जिस तरह ये बगावत या विद्रोह हुआ, उसमें शायद संख्या बल का जो गणित था वो गड़बड़ाया, और संख्या बल का गणित गड़बड़ाने से शायद कई चीजें सचिन पायलट को जो दो कदम पीछे जाके शायद आगे आ सकते थे, वो हालात उस तरह के रहे नहीं। और अब अशोक गहलोत तात्कालिक रूप से एक बार मजबूत लगते हैं। राजस्थान की राजनीति में आज जो परिवर्तन आया है, वसुंधरा राजे काफी समय से बिल्कुल परिदृश्य से बाहर थी, लेकिन आज जब वो विधानसभा में प्रविष्ट हुई तो उनका एक अलग प्रभामंडल था, वो एक अलग तरह से बहुत मजबूती के साथ उभर के आई हैं। तो ये जो एपिसोड है, मतलब ये है कि इस राउंड में दोनों ही पार्टियों के ओल्ड गार्ड विजेता बनकर उभरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ओल्ड गार्ड एक साथ हो गए और यंग गार्ड थे वो एक साथ हो गए। अच्छा, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है, ये खबरें चली कि बीजेपी अपने विधायकों को गुजरात ले जाना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा खेमे के लगभग 45 विधायक इस कवायद में साथ नहीं आए। ये सत्य है या सियासत का अर्ध सत्य है, या ये सोशल मीडिया की अफवाह है? देखिए, राजनीति में सच जो है उसको कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो बीच के जो मुख्य लोग हैं, जो मुख्य किरदार हैं, वो जो कहें वही सच होता है। अभी राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जहां बहुत ज्यादा वाचाल या मुखर दिखाई देते हैं, वहीं वसुंधरा राजे हैं मौन रह करके वो अपने संकेत दे रही हैं। तो लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे के साथ जुड़े हुए जो विधायक थे, वो जो कह रहे थे, वो उनकी भाषा, उनके हाव भाव, उनकी जो दैहिक भाषा थी वो बहुत स्पष्ट थी, और उनके बयान मोटे तौर पे वो भी चीजें बड़ी स्पष्ट रही कि उन्होंने कहा कि जो मैडम कहेंगी हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो मैडम कहेंगी वो हम मान लेंगे। तो इसलिए उनका वो कार्यक्रम जो था कि हवाई जहाज में या विमान में बिठा करके उनको गुजरात ले जाना, उनको बाद में कहा गया कि मध्य प्रदेश ले जाएंगे, या वो जहां चाहें वहां जाना चाहें वहां ले जाएं, लेकिन ये बात उनका जो योजना थी वो बीच में रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, मैं इस योजना के सूत्रधारों वाले सवाल पर आऊंगा। राजदीप, मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली में दो तरह की थ्योरी चली। एक थ्योरी चली कि कांग्रेस आलाकमान रीच्ड आउट टू सचिन पायलट विद अनदर ट्रूस ऑफर, और उसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कई नाम गिनाए गए, उनको शामिल किया गया। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि जब सचिन पायलट को समझ में आ गया सत्र होकर रहेगा,
बसपा विधायकों के निलंबन पर कोई फैसला नहीं, जो विप वाली पूरी बात थी, और उनके पास कोई जब चीज नहीं बची, कोई ऑप्शन नहीं बची, ये गहलोत खेमे की थ्योरी है, तो वो मजबूरी में ही रीच्ड आउट कि नाउ सेव मी ग्रेसफुली। आपकी क्या थ्योरी है राजदीप जी? देखिए, दूसरी थ्योरी में ज्यादा दम है। पूरी तरह से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन ज्यादा दम तो है कि सचिन पायलट एक ऐसे मोड़ पर आ गए जहां उनके सामने बहुत कम ऑप्शन थे। उनको पता चल गया कि जैसे आपने कहा, बसपा के जो एमएलए हैं, उनका जो पिटीशन है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पहले उस पर कोई निर्णय नहीं होगा, शायद उनको वोट करने की इजाजत दी जाएगी। उनको हमको ये कहना भी नहीं चाहिए कि बसपा के हैं, क्योंकि वो विवाद का विषय है। कांग्रेस में है, बसपा के थे, एक जमाने में बसपा के थे। उनको ये भी पता चल गया जो उनके जो 18 एमएलए थे वो 30-35 नहीं बन रहे थे। 18 में से भी कुछ ऐसे थे जो बड़े डर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इस्तीफा दे दे उसके बाद चुनाव लड़े। वहां से बीजेपी से भी संकेत जो आ रहे थे वो पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त नहीं कर रहे थे कि बीजेपी पूरी तरह से पायलट गुट के साथ लेकर गहलोत सरकार को गिरा पाएगी। तो एक तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जो अंग्रेजी में कहते हैं, ही डिसाइडेड टू कट हिज लॉसेस। जो उनको लगा कि हमारी जो कमजोरियां हैं, अब ऐसे कमजोर पोजीशन में हम टक्कर नहीं दे पाएंगे अशोक गहलोत के लिए, थोड़ा हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, 6-7 महीने बाद अगर कुछ हो तो तब देखेंगे। और तब ये बात चली कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई, अहमद पटेल से बात हुई। अब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल थे, मुझे नहीं लगता वो इन सब चीजों में शामिल थे, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। और सचिन पायलट ने, मुझे लगता है, समझदारी एंड में दिखाई दी कि मुझे पता चल गया कि मैं कहीं बाहर जाके मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं अंदर ही रहकर शायद एक दिन फिर आएगा। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता कल क्या हो, तो उनको लगा ही हैज कट हिज लॉसेस, अपनी जो जितनी भी हार होने की जो चांसेस थे उसे कम किया है। एंड हु वाज द पॉलिटिकल मैनेजर जो इन सब चीजों को एक साथ लेकर आया, अहमद पटेल या खुद प्रियंका गांधी? क्योंकि कई लोगों ने उसकी इस तरह से व्याख्या शुरू कर दी कि देखिए फाइनली गांधी फैमिली स्टेप्ड इन, टुक रिन्स इन देयर ओन हैंड। और उस तरीके से देखिए सौरभ, एक बात है कि प्रियंका गांधी लगातार नहीं कहूंगा, लेकिन कई बार उन्होंने सचिन पायलट से संपर्क की थी, ये इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब आखिर में सचिन और उनके जो समर्थक है एक साथ आए, कांग्रेस आलाकमान से मिले, एक फोटोग्राफ निकला। उस फोटोग्राफ में केसी वेणुगोपाल हैं, जो अब राजस्थान से राज्यसभा एमपी बन गए हैं और गांधी परिवार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन गए हैं। अहमद पटेल थे, लेकिन उस फोटोग्राफ में कहीं राहुल गांधी नहीं नजर आए। इससे एक साफ इशारा है, जो मुझे खबर है, राहुल गांधी इसके विरोध में थे। राहुल गांधी चाहते थे कि अगर किसी को जाना है जाने दीजिए। प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं सचिन पायलट से संपर्क बनाया या पायलट ने उनसे संपर्क बनाया, और फिर अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल उस पे पड़ गए, खास करके अहमद पटेल। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसके विरोध में थे, लेकिन जो अखबारों में खबरें छपी उनमें कहा गया कि फिर राहुल गांधी आल्सो स्टेप्ड इन, और वो सारी प्रॉमिसेस जो बड़ा, वो जिसको बोलते हैं, ये तो नहीं, राहुल गांधी मीटिंग में पहले शामिल थे, उन्होंने पायलट को आश्वस्त किया है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि राहुल गांधी उतने एंथुजियास्टिक नहीं थे जितनी प्रियंका गांधी थी। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की थी कुछ हफ्तों पहले, जब ये मामला उठा था, और कहा था जिनको जाना है वो जा सकते हैं। तो राहुल गांधी का एटीट्यूड कुछ और रहा है और प्रियंका गांधी का और रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंट है, जब फोटोग्राफ निकलता है उसमें राहुल गांधी शामिल भी नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी मौजूद है। ये संकेत देता है कि प्रियंका गांधी को पूरी तरह से इस जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में वो अपना एक किरदार यूपी के बाहर निभा ले रही थी, क्योंकि वो मतलब खूब दूर की कौड़ी लाए तो अब जल्द ही कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रियंका लाओ देश बचाओ का नारा लगाते दिख सकते हैं। यू कैंट रूल इट आउट, डोंट। आप हंस रहे हैं, ये हो सकता है। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ राजदीप जी, मुस्कुरा रहा हूँ। राजनीति में किसी भी संभावना को कभी खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक कांग्रेस यूपी और बिहार को नहीं सुलझाएगी तब तक कुछ है नहीं भविष्य। त्रिभुवन जी, मेरे आपसे 2-3 टू द पॉइंट सवाल है। पहला सवाल ये है कि अशोक गहलोत खेमा इस शांति समझौते को लेकर कितना सहज था, क्योंकि शुरुआती खबरें आई कि जो
उनके जैसलमेर में विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अरे साहब ऐसे कैसे वापस ले लिया, और आला कमान को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ी। ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बीजेपी के खेमे में कई लोग इसकी ऐसे व्याख्या कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत का कद थोड़ा सा घटा है, क्योंकि जो उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो फेल भी हो गया और छींटे भी आ गए कुछ, और सतीश पुनिया वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक चलने लगा। तो लोग कह रहे थे पहले कांग्रेस में 2 गुट, बीजेपी में 2 गुट थे, वसुंधरा वर्सेस आला कमान गुट, अब वो और कई गुट आ गए हैं। तो इन 2 चीजों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जब अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री निवास पर जब सचिन पायलट आए और वहां बैठक हुई, और दूसरे जब विधायकों के साथ भी बैठक हुई, तो अशोक गहलोत ने एक बात कही कि देखिए आप लोग आ गए, आपका स्वागत है, हालांकि हम लोग विश्वास मत तो वैसे भी जीत लेते, लेकिन आपका आना अच्छा लगा, अपने हैं इसलिए अपने आ गए। तो वो जो अशोक गहलोत का कहना था, वो उसमें एक बहुत तीखा तंज भी है और उसमें एक आगे का मैसेज भी है। तो तंज ये था कि भाई आप लोग आते चाहे नहीं आते, लेकिन हम लोगों ने विश्वास मत तो जीत लेना था। और दूसरा जो ये था कि सचिन पायलट की वहां जो मौजूदगी रही, जिस तरह की परिस्थितियां रही, और अशोक गहलोत के जो खेमे के विधायक थे उनसे ये उन्होंने कहा नहीं कहा अलग बात है, लेकिन वहां से ये मैसेज आए या खबरें इस तरह की प्रकाशित हुई कि लोग नाराज हैं इस बात से, विधायक अशोक गहलोत खेमे के विधायक नाराज हैं कि बागियों को नहीं लेना चाहिए। तो कई तरह की परिस्थितियां रही। सचिन पायलट को थोड़ा इन्होंने कल इंतजार भी करवाया क्योंकि काफी देर से मीटिंग हुई, तो कई तरह की परिस्थितियां थी उसमें। तो जो ये अभी का जो हालात जिस तरह के रहे, उसमें उन्होंने एक तरह से सीएम खेमे ने, मुख्यमंत्री खेमे ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये उनकी विजय है। हालांकि सचिन पायलट उस बैठक में मौजूद रहे, वे उस तरह के निस्तेज नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से जिस समय भी समझौते की बातें आई थी, तो जो उनके बयान हैं, उनके जो तेवर हैं, वो हो सकता है थोड़ा उनकी गर्मी जरूर कम हुई हो, लेकिन उसमें तेवर का जो तीखापन है वो वैसा का वैसा ही बरकरार है। उन्होंने जो कहा है कि भी मैं अपनी आपत्तियां दर्ज कराऊंगा, वो उन्होंने मुख्यमंत्री के तत्काल बाद जो बयान दिया उसमें भी कहा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया है मामला और सचिन पायलट ढीले पड़ गए हैं। दूसरी बात जो आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के की है, उसमें आप देखिए कि पिछली बार भी हमने बात की थी, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शायद भविष्य का चेहरा होते, लेकिन आप ये भी मान सकते हैं कि किसी तरह से वो बीजेपी के एक तरह से सचिन पायलट की तरह से उभर रहे थे। लेकिन जब वो पिछली बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था अशोक परनामी को हटाने के बाद, तो 72 दिन तक कोई अध्यक्ष नहीं था और बहुत कशमकश रही राजस्थान में, और जो 72 का आधा आंकड़ा था 36, तो वो इस बार रहा 36 दिन, ये 32 दिन इस बार जो है, ये 32-35 दिन का जो हालात रहे इस बार। तो इस बार भी वसुंधरा राजे सामने आई, मतलब सामने वो इस तरह से आई कि चुप रही, बोली नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से जिस तरह से खेल चला, जो हालात सामने आए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उनका बंगला जो खाली करवाने की बात होती है, आमतौर पर राजनेता बहुत असहिष्णुता रखते हैं विरोधियों के प्रति, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जाते हुए उन्होंने उस बंगले के न केवल उसके लिए एक विशेष आदेश निकाला, बल्कि सचिन पायलट के साथ जो 3-4 विधायक और थे, उनके बंगलों को भी अपग्रेड कर दिया गया। तो बड़ी एक प्रचंड सी लड़ाई चली, और इस लड़ाई के दौरान कई ऐसी चीजें सामने आई जो बता रही थी कि ओल्ड गार्ड ने एक होकर के, और जो इधर भी अपने नए लोगों को, जो लोग बहुत महत्वाकांक्षी थे, उनको थोड़ा पीछे धकेलने पे मजबूर कर दिया है। और खास बात जहां गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है, जो ऑडियो टेप सामने आए और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत का ये कहना कि मैं अपनी आवाज के नमूने नहीं दूंगा, अगर वो ये कहते कि ये ऑडियो टेप मेरा नहीं है, मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की, आप चाहो जहां मेरा बयान ले लो, चाहो जो मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग कर लो, तो शायद वो नैतिक रूप से ऊंचे होते। लेकिन वो एक जो कहावत है बहुत पुरानी, दाढ़ी और तिनके वाली, तो वो कहीं इसमें आई, और जो लोक समाज है राजस्थान का, जो राजनीतिक समाज है, उसमें ये संदेश गया कि ये अभी जो शुरुआती जो दौर की लड़ाई थी वो बहुत पीछे चले गए हैं। और आज भी जब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें जिस
जलवे के साथ और जिस प्रभामंडल के साथ वसुंधरा राजे वहां दाखिल हुई हैं, उससे ये लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की या नए लोगों के मजबूत होने की संभावना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी इस बारे में कुछ कहा जाए तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा इस विषय पर आप दोनों से। इसी महीने, इसी हफ्ते में बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल का 1 बरस पूरा हुआ। एंड दिस टेल्स अस कि कितना एडहॉकिज्म है। मतलब 1 साल से कार्यवाहक अध्यक्ष चल रहा है, नेता राजदीप जी शशि थरूर का इंटरव्यू करते हैं, कोई कपिल सिब्बल कुछ लिखते हैं, फिर ये बात भी आती है कि जब भी कोई इस तरह की परिवर्तन की बात करता है तो उसको दबा दिया जाता है। तो अलग अलग खेमों से आवाजें आ रही हैं, लेकिन हिंदी के चालू मुहावरे में कहें तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कौन ये बात मुखरता से कहे कि हमें अब गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष देखना चाहिए। आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या मतलब कि वो घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है सौरभ भाई कि जो भी हो, कांग्रेस में एक अंग्रेजी में कहावत है, मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। यानी जितनी चीजें बदलती है उतनी वैसी की वैसी रहती है। अब यही तो कांग्रेस की के सामने सबसे बड़ा संकट है। 1 साल से ज्यादा आपका इंटरिम प्रेसिडेंट रहते हैं, यानी स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ये तो लगता है ये स्टॉप गैप कहीं ना कहीं परमानेंट बनने जा रहा है। हालांकि हमें जो खबरें आ रही है कि 14 अगस्त के बाद जरूर हम कोशिश करेंगे कि कोई नया अध्यक्ष बने, एक नई प्रोसेस में। कौन से नाम चल रहे हैं राजदीप जी? अरे सर, नाम तो वही चलते हैं ज्यादातर, क्योंकि चुनाव तो होना नहीं है, तो नाम चलते हैं। कोई मुकुल वासनिक का नाम लेता है, कोई बीच पे नाम ले रहा था अपने जो मल्लिकार्जुन खड़गे का। देखिए, ये इससे कोई बात नहीं बनने वाली है। बात तभी बनेगी जब आप एक प्रक्रिया से, यानी आम सहमति केवल गांधी परिवार के जरिए नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करके, सीडब्ल्यूसी के लिए इलेक्शन करके। देखिए, केवल अध्यक्ष से कुछ नहीं बदलेगा। आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो परंपरा है उसे बदलना है, और मुझे वो नजर नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से आईसीयू में अभी भी है। जब पेशेंट इस बार गहलोत जी की जीत है। अगर जीत किसी की है तो अशोक गहलोत की है। आप इसमें गांधी परिवार को मत जोड़िए। हालांकि आप लोग, अशोक गहलोत का ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है कि वो अपनी सरकार बचा ले गए सब तरफ के प्रेशर। देखिए, फेयरमाउंट होटल में रखना, जैसलमेर लेगा, उनमें वो जज्बा था कि कुछ भी हो मैं मेरी सरकार बचाऊंगा। अब यही अगर इतना जज्बा अगर कांग्रेस को सेंटर में भी होता तो शायद वो एक नई सीडब्ल्यूसी लाते, कुछ नए चेहरे, कुछ नई ताकतें, पर वो नजर नहीं आती इस समय। तो मुझे लगता है जो अंग्रेजी में मैंने कहा, मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। सोनिया गांधी की अभी भी कांग्रेस को जरूरत है। उन्होंने आर्टिकल लिखा है बड़ा हिंदू में कल एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर। अब ये सब चीजें ये दर्शाता है कि सोनिया अभी भी है, मैं अभी भी हूँ। वोटर को नजर नहीं आता है। त्रिभुवन जी, आपकी इस पे टिप्पणी। आप कई दशकों से हिंदुस्तान की और राजस्थान की सियासत को देख रहे हैं और आपने सत्तारूढ़ दलों को भी करीब से देखा है। आपकी नजर में क्या है कांग्रेस का असमंजस और या कांग्रेस का भविष्य? देखिए, अगर आप दिल्ली से इस चीज को देखते हैं, और जो अभी प्रश्न आपने किया है वो हाईकमान से या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उससे जुड़ा हुआ है, हम उसको देख लें, हम राज्य के नेतृत्व को देख लें, और अगर हम किसी जिले में बैठ के जो राजस्थान की जो या मैं चूंकि राजस्थान में बैठा हूं इसलिए राजस्थान की बात करूंगा, यहाँ के जिलों को देख लें, तो कांग्रेस एक तरह से, जो अभी राजदीप जी ने कहा कि आईसीयू में है, जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का इमरजेंस हो रहा था या होना था, उससे पहले मोहन भागवत जब आरएसएस के प्रमुख बने तो उन्होंने जयपुर में एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त है और इसको उससे निकालना पड़ेगा। तो वो कुछ इस तरह के संकेत थे कि मानो भारतीय जनता पार्टी को कैंसर हो गया। वो बहुत बड़े एक विवादित बयान भी था एक तरह का, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने परिवर्तन किए तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी अच्छे ढंग से अपनी बुरी स्थिति को अच्छे में बदल ले गई। लेकिन कांग्रेस आज उसी दौर में गुजर गई है, और आज हम ग्राउंड पे जब जाते हैं, जिलों में जाते हैं या किसी ब्लॉक में जाते हैं, तो कांग्रेस के लोग अपने कह रहे हैं कि हमारी स्थिति वो हो गई है जो किसी जमाने में जनसंघ की हुआ करती थी। तो ये जो हालात हैं, इसको
न तो जो स्टेट का नेतृत्व है वो कोई संगठन पे ध्यान दे रहा है, न केंद्रीय नेतृत्व दे रहा है। राजस्थान का जो दो शख्सियतों के बीच बड़ा टकराव था, इस टकराव में भले अशोक गहलोत ने सरकार बचा ली हो या सचिन पायलट जो है वो अपने आप को एक विजेता महसूस कर रहे हो, तो लेकिन परिस्थिति यह है कि ये घटनाक्रम हुआ क्यों? ये होना ही हाईकमान की विफलता है, केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी है। अगर केंद्रीय नेतृत्व कमजोर नहीं होता कांग्रेस का, तो ये परिस्थितियां नहीं होती, क्योंकि जो खबरें राजस्थान से आ रही थी, जिस तरह की चीजें चल रही थी, वो लगातार बता रही थी कि सचिन पायलट के आने के दिन से लेकर के और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने तक, और उसके बाद सरकार में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष रहते हुए और उप मुख्यमंत्री बने, तो इन परिस्थितियों के बीच में इतनी बार दोनों के टकराव की ऐसी खबरें आई। बाद में खुद अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे करीब बड़े लंबे समय से हम दोनों के बीच में कोई बातचीत तक नहीं हुई है, कोई संवाद नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि हाईकमान नाम की कोई चीज कांग्रेस में है नहीं, और कोई हाईकमान अगर है तो उसकी कोई राजस्थान में तो सुन नहीं रहा है। और सचिन पायलट का वहां जाना, जो गांधी नेहरू परिवार के बहुत नजदीक माने जाते हैं, और अशोक गहलोत जो बहुत पुरानी विरासत से जुड़े हुए हैं, उनके इंदिरा गांधी के समय से जुड़े हुए हैं, और उनका इतना सख्त हो जाना, और राहुल गांधी के एक मित्र का यहाँ भेजा जाना, और उसको भी इस परिस्थिति में ला देना, इन हालात में ला देना जो कि वो ला देते हैं अक्सर अपने विरोधी को। तो ये परिस्थितियां जो हैं वो सब बता रही हैं कि नेतृत्व की बहुत बड़ी कमजोरी है, और उसमें एक कांग्रेस को जो है एक कीमोथेरेपी की जरूरत है। चलिए, आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी राय दी, आखिर में मैं भी अपनी बात कह देता हूँ। कांग्रेस को कोई कह रहा है, हमारे साथी कह रहे हैं कि आईसीयू में, दूसरे साथी कह रहे हैं कि कीमोथेरेपी की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस की अभी स्थिति ये है कि वो उस गांधी परिवार के बाहर सोच नहीं पा रहे हैं, ना उसके आभा मंडल के बाहर सोच पा रहे हैं, ना उसके बाहर के नाम, क्योंकि नाम ले भी आएंगे तो क्या उसका काडर पर और दूसरी पांच के नेताओं पर, छत्रपों पर, मनसबदारों पर उतना असर होगा क्या? जिस किस्म के फेडरलिज्म की या कॉर्पोरेशन की, संघवाद की अवधारणा की वो बात कर रहे हैं कि साहब एक पोलित ब्यूरो जैसा हो, जिसमें अलग अलग राज्यों के नुमाइंदे हो और बहुमत से फैसला हो, क्या वैसे किसी विचार तक वो पहुंच सकते हैं? कांग्रेस में ऐसी कोई भी नियत नहीं दिखती है। सियासत में तीन चीजें बहुत जरूरी है। नेता जो काडर को इंस्पायर कर सके, नेता जो जनता में कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। राज्यों के स्तर पर कुछ एक नेता ऐसे दिखते हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर पंजाब में है, उस पर हम अलग से बात भी करेंगे, वहां पर भी संगठन का चल रहा है। अशोक गहलोत एक हर जिले में, हर तहसील में है, इस तरह के नेता हैं। दिग्विजय सिंह के लिए बहुत सारी चीजें कही जाती है, लेकिन इसको भी मैं सियासत का गुण मानता हूं कि चुनाव से पहले उन्होंने जो नर्मदा परिक्रमा की, अपने पुराने संपर्कों को जीवित किया। तो नेता वो होता है जो फील्ड में उतरे और लोगों से कनेक्ट करे। दूसरा, आपको चाहिए नारा, एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव जो लोगों को जिसमें विश्वास हो। जैसे नरेंद्र मोदी आए 2013 में, 14 में, उनका अच्छे दिन, और जनता चिल्लाने लगती थी कि आने वाले हैं, तो नारा। और तीसरी चीज कि अगर आपकी सियासत की, चुनाव जीतने की नीयत है, तो आपके पास बहुत वेल ऑयल्ड संगठन होना चाहिए। बीजेपी के पास वो संगठन है, लेफ्ट के पास कभी वो संगठन होता था, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में, केरल में अभी भी है, और कांग्रेस के पास वो वेल ऑयल्ड संगठन नहीं है। थोड़ा बहुत वो कोशिश करते दिखते हैं, जहां सत्ता में भी है वहां भी संगठन को खूब मजबूत करने की कोशिश हो रही हो, ऐसी कोशिशें नहीं दिखती हैं। तो ये कांग्रेस की दुविधा है।